Good morning students. Today we are going to do numericals. Okay, we have done numerical in our previous video also. Today we are going to start next numerical. Okay, so we were doing chapter gravitation and we will start the numerical. Okay, we were doing chapter gravitation. Now let us discuss the next example of your NCERT book. An object is thrown vertically upward. देखिए ऑब्जेक्ट लिया, उसको ऊपर की तरफ फेंका गया, vertically upward, and rises to the height of 10 मीटर. और वो कहाँ तक जाता है? 10 मीटर की हाइट तक जाता है. You have to calculate number 1 the velocity with which the object was thrown upward. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आपने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है जिस वेलोसिटी के साथ उसको ऊपर की तरफ फेंका गया. एंड सेकेंड पार्ट में आपने निकालना है द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट. उसको कितना टाइम लगता है उस हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है, पहले जो गिवन है वी विल राइट दोज. एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. ऑलवेज रिमेंबर, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो होती है. ओके, ऑलवेज रिमेंबर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं, इज़ ज़ीरो. ओके, सो द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइनल velocity of object v is equal to 0. ओके, तो आपकी v क्या हो गई? 0 मीटर सेकेंड इनवर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ, और कितनी हाइट तक जाता है वो? 10 मीटर. ओके, सो डिस्टेंस इज गिवन, डिस्टेंस s इज गिवन 10 मीटर्स. ठीक है, तो कितना हाइट तक जाता है? 10 मीटर. तो हमें क्या गिवन है? s गिवन है. ओके, नाउ फर्स्ट पार्ट में यू हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी. आपको निकालना है वेलोसिटी. इसका मतलब आपको क्या निकालना है? यू हैव टू कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम किससे लिखते हैं? u से. आपको ये कैलकुलेट करना है. ओके, दूसरी बात ये है कि ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं. ठीक है, तो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम g से रिप्रेजेंट करते हैं. g की वैल्यू कितनी होती है आपके पास? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, बट हम अपवर्ड फेंक रहे हैं तो इस g की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? माइनस में लेंगे. ठीक है, तो जो हम a की जगह लिखते हैं g, उसकी वैल्यू हम क्या लेंगे? माइनस. ऑलवेज रिमेंबर, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ लेते हैं तो g हम नेगेटिव लेते हैं, और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ ले रहे थे पिछले केस में, जो पिछला क्वेश्चन था प्रीवियस वीडियो में किया था, वो ऊपर से नीचे किया था, वहाँ g की वैल्यू हमने क्या ली थी? पॉजिटिव. ओके ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. वी हैव टू कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है हमें. ठीक है, अब देखिए हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है. हमारे पास s भी है, हमारे पास v भी है, हमारे पास एक्सेलरेशन भी है. तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? वैसे तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं. ठीक है, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at². ठीक है, और s के लिए एक हमारे पास फॉर्मूला होता है 2as इज इक्वल टू v² माइनस u². हम दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था मोशन चैप्टर में, हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. बट यहाँ पर अगर हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हमें t की वैल्यू भी चाहिए होगी. s तो है हमारे पास, हमें u भी निकालना है, u निकालना है, और हमारे पास t भी नहीं है. तो इसलिए यहाँ पर हम ये फॉर्मूला जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं. ठीक है, वेयरएज ये फॉर्मूला हम ज़रूर यूज़ कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि देखिए a है हमारे पास, s भी है हमारे पास, हमें u निकालना और v भी है. तो ये आप अपने आप फॉर्मूलाज लिखिए, देखिए कि कौन सी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है.
उसके हिसाब से फिर आप फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। तो फॉर्मूलाज दोनों ही लग सकते थे, बट हमारे पास क्योंकि वैल्यू नहीं थी टाइम की, तो इसीलिए हमने ये फॉर्मूला नहीं यूज़ किया, हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, अपने आप स्टेप बाय स्टेप कीजिए, आपको अपने आप पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा नहीं। ओके, नाउ लेट अस अप्लाई दिस फॉर्मूला, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, अब नाउ पुट द वैल्यूज़, हमें क्या चाहिए, हमें u की वैल्यू चाहिए। पुट कीजिए 2, एक्सेलरेशन हमारे पास है -9.8, डिस्टेंस हमें गिवन है 10 मीटर्स, फाइनल वेलोसिटी इज 0 माइनस यू स्क्वायर। ओके, सॉल्व इट, यू विल गेट, यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट आपका नीचे आ गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। 98 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपके पास 196। ओके, कितना हो जाएगा 196, तो माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस था साथ में, तो 98 इंटू 2 आ जाएगा आपका 196, ठीक है। तो ये आ गया आपका 196 माइनस 196 इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर। ओके, अब ये वाले माइनस से ये वाला माइनस आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हम, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा आपका रूट, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ 196, ठीक है। तो 196 का रूट कितना होता है, यू कैन फाइंड द रूट, 14 14 जा हमारे पास कितना होता है, 14 14 जा हमारे पास 196 होता है। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 14 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई, 14 मीटर सेकेंड इनवर्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द सेकेंड पार्ट, इज the time taken by the object to reach the highest point. You have to calculate the time. आपको टाइम की वैल्यू निकालनी है जब वो आपका ऑब्जेक्ट सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास वेलोसिटीज़ और डिस्टेंस वगैरह सब कुछ लिखे हुए हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस, ठीक है। अब देखिए हमें टाइम को कैलकुलेट करना है। ओके, तो लेट अस डू विद दिस फॉर्मूला, v इज इक्वल टू u प्लस AT। ओके, तो अब हमारे पास v की वैल्यू भी है, v की वैल्यू है हमारे पास 0, u हमने कैलकुलेट कर लिया है। इन प्रीवियस केस कितना था u की वैल्यू, 14 आई है हमारी, 14 मीटर पर सेकेंड, प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू है हमारे पास -9.8 और ये आ गया आपके पास t। ओके, अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 9.8 t। ओके, इसको आप उस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो दिस विल बी 14 इज इक्वल टू 9.8 t। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो दिस विल बी t विल बी इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 9.8। ओके, तो अगर आप इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, पॉइंट हट गया, ऊपर आ गया 0, इट विल बी t इज इक्वल टू 1.43, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, यू विल गेट 1.43 सेकेंड्स, ठीक है। तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 1.43 सेकेंड्स। स्टेप बाय स्टेप कीजिए। देखिए हमारे पास v गिवन था, पुट कर दिया, u हमने पिछले केस में निकाला 14, वो पुट कर दिया, ये a की वैल्यू थी -9.8 t, प्लस माइनस हमारे पास हो गया माइनस, इसको हम उस तरफ ले गए तो हमारे पास हो गया 9 एक्सक्यूज़ मी, तो ये हमारे पास हो गया 14 इज इक्वल टू 9.8 इंटू टी। तो टी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 14 को हमने डिवाइड कर दिया किसके साथ, 9.8 के साथ, पॉइंट हटाया, 0 ऊपर लग गया, 98 के साथ इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 1.43। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मास, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड मास इन मोशन। क्या पढ़ा था उसमें हमने कि जो मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो मेजर करता है उसका इनर्शिया, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, ठीक है। हम कहते थे जितना ज़्यादा जिस बॉडी में मास होता है उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया होता है। वी हैव ऑलरेडी टेकन एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल लिया था एक स्टोन का, एक फुटबॉल का। तो हमने क्या किया था, जब फुटबॉल को हम किक करते हैं, ठीक है, इट इज़ ईजी टू किक अ फुटबॉल, लेकिन अगर उतने ही साइज़ का, जितना फुटबॉल है उतने ही साइज़ का आपके पास स्टोन हो तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू किक इट, ठीक है ना। वी कैन इवन गेट आवर फीट हर्ट,
ठीक है। तो वैसे ही कि जिसका जितना ज़्यादा मास होता है इस ऑब्जेक्ट का, ग्रेटर द मास, उसका उतना ही ज़्यादा क्या होता है आपके पास, उसका उतना ही ज़्यादा आपके पास इनर्शिया की वैल्यू आती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मास की। तो कहते हैं कि जो मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो सेम रहता है हर जगह। चाहे हम बात करें अर्थ की तो उस ऑब्जेक्ट का मास अर्थ के ऊपर भी सेम रहेगा। अगर उस ऑब्जेक्ट के मास की बात करें हम मून पे तो उस ऑब्जेक्ट का मास मून पे भी सेम रहेगा। वेयर एज किसी आउटर स्पेस में चले जाएं तो वहाँ पर भी उस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो सेम ही रहता है। तो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि जो मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो हमेशा क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं करता है प्लेस टू प्लेस, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट कि मास क्या होता है आपका। देखिए मास जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का उसका मेजर होता है उसके इनर्शिया का। जितना ज़्यादा मास होता है उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया होता है। देखिए जब हम बात करते हैं आपके ऑब्जेक्ट की, कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो आपका ऑब्जेक्ट अर्थ पे है, चाहे वो आपका ऑब्जेक्ट मून पे है या किसी आउटर स्पेस पे है, उसका मास आपका हर जगह सेम ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। इसीलिए हम यहाँ पर ये कहते हैं कि जो मास है ऑब्जेक्ट का इट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। ऐसा नहीं है कि प्लेस बदलने से आपका मास जो है वो चेंज हो जाएगा या ऑब्जेक्ट का मास जो है वो चेंज हो जाएगा। ओके, ऑलवेज रिमेंबर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेट। ओके, द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट विद अ सर्टन फोर्स। देखिए अब हमने अब तक पढ़ लिया कि अर्थ जो है वो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, किसी सर्टन फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो वो जो फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो फोर्स आपका मास के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हम उस फोर्स की बात कर रहे हैं जो फोर्स जो है, जो अर्थ जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ। अब वो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो फोर्स किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट के मास पर और उस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी जी पर। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो जब भी हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि जिस फोर्स से अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट को, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो जो ऑब्जेक्ट है उसके मास पे, कि जिस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसका मास कितना है और उसकी ग्रेविटी कितनी है। ओके, एंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ। तो वेट क्या है आपका, ऑब्जेक्ट का वेट क्या कहते हैं हम, कि ऑब्जेक्ट का वेट क्या है, ऑब्जेक्ट का वेट वही होता है जिस फोर्स के साथ जो अर्थ जो है उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है उसी को हम वेट कहते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव डिराइव द एक्सप्रेशन फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ से हमने क्या निकाला था कि फोर्स होता है हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पर जिस फोर्स की बात कर रहे हैं वो फोर्स है ड्यू टू अर्थ जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है वो फोर्स क्या हो जाएगा आपका, मास इनटू एक्सेलरेशन की बजाय क्या हो जाएगा, ग्रेविटी, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है हमारा वो किसकी वजह से है, ग्रेविटी की वजह से है। तो ए को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, जी से। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्स। तो ये वो फोर्स है जिसके साथ अर्थ क्या कर रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो देख लीजिए किसके इक्वल होता है, मास इनटू ग्रेविटी। यानी फोर्स किसके ऊपर डिपेंड होगा, मास के ऊपर, और किसके ऊपर डिपेंड होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। अब इन दोनों के ऊपर तो डिपेंड कर रहा है, बट ये जो फोर्स है इसी को तो हम क्या कह रहे हैं, वेट, ठीक है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट टूवर्ड द अर्थ। मतलब जिस फोर्स के साथ अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है उसी को कहा जाता है वेट। तो यहाँ पर हम फोर्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, फोर्स इज रिप्लेस्ड बाय W, दैट इज वेट। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा यहाँ से, वेट विल बी इक्वल टू m इंटू जी। तो आपका हमेशा ध्यान रखिए मास और वेट में फ़र्क होता है। जो वेट आता है आपका वो क्या आता है, जब हम मास के साथ ग्रेविटी को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब हमें वेट की वैल्यू मिलती है। लेकिन मास में हम सिर्फ और सिर्फ मास लेते हैं। मास की वैल्यू आपकी कांस्टेंट होती है हर जगह, लेकिन वेट आपका वेरी होता है। ओके, तो वेट जो होता है, वेट क्या होता है आपका m इंटू
जी। ओके, सो हम बात कर रहे थे वेट की, ठीक है। तो हम क्या कह रहे थे कि जो आपका वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो क्या होता है, वो फोर्स ही तो होता है जिसके साथ, जो फोर्स के साथ अर्थ अपनी तरफ किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, वो क्या है, आपका वेट ही तो है। और जिसका फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, W = m/g। ओके, तो इसका मतलब है आपका वेट जो है वो फोर्स के ही बराबर है, और वो फोर्स जो अर्थ जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा है। तो इसका मतलब है जो आपका SI यूनिट होगा वेट का इज़ सेम एज दैट ऑफ द फोर्स। जो आपका SI यूनिट किसका होता है, फोर्स का होता है, वही आपका SI यूनिट किसका होगा, वेट का। द SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, ठीक है। तो क्या होता है इसका SI यूनिट, न्यूटन, जो कि सेम होता है आपका फोर्स के। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस कि सेम होता है आपके फोर्स के, ठीक है। न्यूटन कह लीजिए आप, और आपको पता है ये कैसे निकालते हैं, मास kg और आपका ग्रेविटी मीटर सेकेंड -2, ठीक है। तो यही होता है आपका, तो ठीक है। तो SI यूनिट ऑफ न्यूटन क्या होता है आपका, सॉरी वेट क्या होता है, न्यूटन। ओके, अब यहाँ पर ये SI यूनिट आ गया आपका न्यूटन। दूसरी बात ये है कि वेट जो होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है। ऑलवेज रिमेंबर, डायरेक्शन जो होती है वेट की इज़ डाउनवर्ड, डायरेक्शन इज़ डाउनवर्ड, ठीक है। तो वेट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें क्या होता है, आपका डायरेक्शन भी होता है एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी होगा। देखिए डायरेक्शन तो हमने बता ही दिया कि डाउनवर्ड है, ऑब्वियस सी बात है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो निकलेगी आपकी। तो वेट आपकी ऐसी क्वांटिटी है विच हैज़ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो इसमें डायरेक्शन भी होता है एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी होता है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, ओके, उस क्वांटिटी को क्या कहा जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, द क्वांटिटी विच इज़ हैविंग डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, इट इज़ नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। तो वेट जो आपका वेट है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, पूछा जा सकता है एग्जाम में, विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज वेट, तो यू विल राइट इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो वी हैव लर्न दैट कि जो g की वैल्यू होती है आपकी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। हमें पता है g की वैल्यू क्या होती है आपकी, कांस्टेंट होती है। तो हमारा फॉर्मूला वेट का क्या था, वेट इज़ इक्वल टू mg। अगर g की वैल्यू कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं वेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपके मास के। तो हम कह सकते हैं कि वेट इज़ अ मेजर ऑफ मास। ओके, बट आपका मास जो होता है प्लेस टू प्लेस जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अगर हम मास की बात करते हैं तो जैसे जैसे डिफरेंट टू डिफरेंट प्लेसेस जाएंगे, अगर हम अर्थ में होंगे तब भी हमारा मास सेम ही होगा, अगर हम मून पे जाएंगे तब भी हमारा मास भी सेम होगा, अगर हम किसी यूनिवर्स में, स्पेस में, आउटर स्पेस में चले जाते हैं तब भी हमारा मास जो होता है वो सेम ही रहता है। लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट वेट, तो वेट लोकेशन टू लोकेशन आपका वेरी हो सकता है। ओके, so that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.